फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय है वो प्राकृतिक संसाधन, अर्थ एवं परिभाषाएं और संसाधनों का वर्गीकरण। ये हमारे वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्स चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने अर्थ एवं परिभाषाएं जो थी उनको किया था, लेकिन आज हम संसाधनों का वर्गीकरण सीखेंगे, किस प्रकार से किस किस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार दोबारा से प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ एवं परिभाषाएं करेंगे। प्राकृतिक संसाधन या संसाधन शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, सन और साधन। इसका जहां पर साधन का अभिप्राय है स्रोत और सन का अभिप्राय है पुनः, अर्थात संसाधन वह कोई भी वस्तु है या कोई भी साधन है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं या हमारे पास उपलब्ध हो सकती है, और मनुष्य या समाज दीर्घकाल की अवधि तक उस पर निर्भर रह सकता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन, एनिमल, मिनरल्स, सोयल, वाटर, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। इसको अधिक विस्तृत रूप में यदि समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे किन्हीं उद्देश्यों, आवश्यकताओं अथवा इच्छाओं को पूरा करने वाली वस्तुएं साधन या संसाधन कहलाती है। ये वस्तुएं साधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं। हमारी उदार प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के तत्व और वस्तुएं दी है, जैसे कि भूमि है, मिट्टी है, जल है, खनिज, वनस्पति, वायु, सूर्य का प्रकाश और स्वयं मानव भी एक संसाधन है। ये सभी वस्तुएं हमारी अथवा मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको संशोधित और परिष्कृत करके अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है और उनसे हमारी सारी प्रकार की जरूरतें पूरी की जा सकती है। इस प्रकार से हमने संसाधनों के अर्थ को समझ लिया है, इससे पहले हम ये कर भी चुके थे। अब हम इनके वर्गीकरण को समझेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। आमतौर पर आप संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर करते हैं। यहाँ पर जो आधार है उनको नंबरवारी हम देखेंगे। जो सबसे पहला जो बेसिस है या आप कह सकते हैं जो आधार है वो उपयोग की निरंतरता अथवा अंतिमता के आधार पर, अर्थात यदि संसाधन कोई भी संसाधन है यदि उसका उपयोग किया जाए वो निरंतर बना रह सकता है या उसका उपयोग लगातार किया जा सकता है और समाप्त हो जाता है। इसी आधार पर नंबर 1 समाप्य संसाधन अथवा नवीकरणीय अयोग्य संसाधन, ऐसा वह संसाधन जिसका दोबारा से नवीकरण नहीं किया जा सकता अथवा जिसका उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। दूसरा असमाप्य संसाधन अथवा नवीकरणीय योग्य संसाधन, ऐसा संसाधन जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है अथवा जिसका उपयोग करने के बाद वो समाप्त नहीं होता, उसका नवीकरणीय किया जा सकता है। इसके बाद चक्रीय संसाधन, चक्रीय वो कोई भी संसाधन है जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है लेकिन उससे पहले उसका उपचार करना अति आवश्यक होता है, या हम कह सकते हैं उपचार के बाद उसको उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद है दूसरा जो हमारा आधार रहेगा वो है उद्भव के आधार पर। उद्भव मतलब उत्पत्ति के आधार पर कि संसाधन किस रूप में उत्पन्न हुआ है। नंबर 1 जैविक रूप में, इसी के आधार पर जैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसमें जैविक तत्व विद्यमान है वो जैविक संसाधन कहलाता है। उसके विपरीत दूसरा अजैविक संसाधन जिसमें अजैविक तत्व अथवा जैविक तत्व विद्यमान नहीं होता, उसको अजैविक संसाधन कहते हैं। सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुएं और संसाधन जो मनुष्य के लिए लाभदायक है या उसकी आवश्यकताओं की पूरी कर सकता है उनको अजैविक संसाधन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा जो आधार है वो है उपयोग के उद्देश्य के आधार पर। उपयोग के उद्देश्य के आधार पर इसके प्रकार निम्नलिखित है। नंबर 1 ऊर्जा का संसाधन। ऊर्जा वो कोई भी संसाधन जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हमें अनेक प्रकार की मशीनें चलाने के लिए या दूसरे साधनों का उपयोग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की आवश्यकता जिन संसाधनों से पूरी होती है उनको ऊर्जा का संसाधन कहते हैं। इसके बाद है कच्चा माल। कच्चा माल वो कोई भी वस्तु जो हमारे उद्योगों में भी निर्माण में कच्चे रूप में काम आता है, कच्चा माल के रूप में या कच्चे माल का संसाधन हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद है खाद्य पदार्थ। वो कोई भी संसाधन या वस्तु जिसका मनुष्य उपभोग करता है, उसको खा सकता है, खाने के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब क्या है, हमने सब वर्गीकरण का आधार समझ लिया है। ये 3 मुख्य रूप से आधार है। अब इनको हम गहराई से या आप कह सकते हैं डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 उपयोग की निरंतरता अथवा अंतिमता पर आधारित संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें जो दिया गया है सबसे पहले असमाप्य संसाधन अथवा नवीकरणीय, जैसे कि हमने अभी चार्ट में इनको समझा था, लेकिन इसको डिटेल में एक बार दोबारा से कर लेते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले असमाप्य संसाधन अथवा नवीकरणीय योग्य संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन होते हैं जिनका दोहन
के साथ साथ पुनः नवीकरण अथवा उत्पादन संभव हो, अर्थात असमाप्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन जिनका दोहन बार बार किया जा सके या जिनका उत्पादन दोबारा से संभव हो, जो समाप्त ना हो, जिनका नवीकरण किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे कुछ संसाधनों का एग्जांपल दिखाया गया है, सोइल है, विंड है, वाटर है, बायोमास है, सनलाइट है। उदाहरण के लिए जितने भी वृक्ष यदि आप काट दो तो वे दोबारा से उग जाते हैं, तो इसका मतलब है उनको प्रतिस्थापन किया जा सकता है नए वृक्षों के द्वारा। इसी प्रकार से जैसे वन्य प्राणी है, सौर ऊर्जा, पवन है, जल है, मनुष्य, स्वयं मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य जहां पे मरते हैं तो दूसरी तरफ मनुष्य पैदा भी होते रहते हैं। इस प्रकार उनका प्रतिस्थापन जो चक्र है वो चलता रहता है। इस प्रकार से ये समाप्त नहीं होते बल्कि ये हमेशा बने रहते हैं, इनका नवीकरण होता रहता है। और इस प्रकार के सभी संसाधनों को असमाप्य संसाधन अथवा नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है। इसके बाद है समाप्य संसाधन अथवा नवीकरणीय योग्य अयोग्य संसाधन, मतलब जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता या जिन जो उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि कुछ संसाधनों की प्रकृति उत्पत्ति हजारों सालों में जाके होती है, क्योंकि उसको बनने में ना हजारों वर्ष लग जाते, उपयोग के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो प्रतिस्थापन जो समय है वो ज्यादा है, इस वजह से वो दोबारा से पुनर्स्थापन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस वजह से यदि वर्तमान में देखें जिस चीज का उपयोग कर लेते हैं वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप कह सकते हैं खनिज तेल, लोहा, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा अन्य खनिज पदार्थ, ये सभी क्या कई हजारों लाख वर्षों में जाके निर्मित हुए हैं, लेकिन यदि इनका उपयोग किया जाता तो तुरंत समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इनको प्रतिस्थापन की जो दर है वो लंबी है, इसलिए इनको समाप्य संसाधन अथवा नवीकरणीय अयोग्य संसाधनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और क्योंकि इनका जो भंडारण है जो प्राकृतिक रूप से या आप अपने पास रखते हो धीरे धीरे यूज करने के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए इन्हें समाप्य अथवा नवीकरणीय अयोग्य संसाधन भी कहा जा सकता है। जैसे कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है, इसके बाद ऑयल है, इसके बाद गैस है, कोल है। यहाँ पे कुछ पिक्चर के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश की है। ये सभी ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग करने के बाद इनका अंत हो जाता है या ये समाप्त हो जाते हैं, जिनका दोबारा से नवीकरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद चक्रीय संसाधन किसे कहेंगे? चक्रीय संसाधन वे सभी संसाधन है जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इनका मुख्य जो विशेषता रहेगी वो ये है कि इनका उपचार जरूरी है। जैसे कि पानी है, पानी का आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब पानी अशुद्ध हो जाता है तो उसको आप उसका उपचार करने के बाद दोबारा से उसको शुद्ध पानी बना करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जैसे मानव निर्मित भी पदार्थ है, जैसे कि प्लास्टिक है, उससे कुछ कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, लोहा कई तरह की वस्तुएं उससे बनाई जाती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की धातुएं हैं जिनको गला करके बार बार उनका उपयोग किया जा सकता है, तो वो एक प्रकार से उनका सर्कल में उपयोग किया जा सकता है। चक्रीय संसाधन उनको कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, जिसके बारे में मैंने बताया कि उपचार करके आप उनका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी धातुएं हैं जिनका आप चक्रीय संसाधन कह सकते हैं, क्योंकि वो जब टूट फूट जाती है उनको गला करके नई धातु एक तरीके की नई धातु बन जाती है, उससे नई चीजें बनाई जा सकती है। और वर्तमान में जो ठोस कचरा हुआ भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण चक्रीय संसाधन ही है, क्योंकि ये जो जितना भी ठोस कचरा इकट्ठा होता है वो कई तरह का होता है। उसमें धातु होती है, प्लास्टिक होता है, शीशा होता है, बहुत सारी दूसरी जीव जंतुओं की से निर्मित चीजें होती है, जिनको बार बार आप दोबारा से उपचार करके उनका उपचारित करने के बाद उनको उपयोग में ला सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एक और तो हमारे वातावरण पर पड़ने वाले प्रदूषण संबंधी नुकसान से भी हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं, और जीव जंतुओं को भी इससे बचा सकते हैं। कचरे में जो इस प्रकार की चीजें पड़ी रहती है, शीशा है, कांच है, ये दूसरी चीजें, जहां पशु उस कचरे में अपना खाने की खोजने की तलाश में लगे रहते हैं, तो वो कई बार इस तरह की चीजें खा जाते हैं और उनको मृत्यु तक उनकी हो जाती है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए भी ठोस कचरा का बार बार हम यदि उपचार करके उसको नई चीजें बनाए तो हम इस तरह की सामाजिक जो दूसरी पर्यावरणिक और सामाजिक जो समस्या है इनसे भी निजात पा सकते हैं। यहाँ पे वो जो सर्कल है उसमें यहाँ पे समझाया गया कि इस प्रकार से यहाँ कुछ मिनरल्स है जो जैसे कि यहाँ पे कोई रोड है या आप गाटर है या कोई मशीन है, उसका उपयोग करने के बाद उसको उपयोग के लायक नहीं रहती तो उसको वेस्ट के रूप में रख लिया जाता है, लेकिन उसको दोबारा से फैक्ट्री में ले जाकर उसका उपयोग दोबारा से किया जा सकता है, नया रूप उसको दिया जा सकता है। इसके बाद उद्भव पर आधारित संसाधनों का वर्गीकरण। भाई उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से कहा ये देख लेते हैं। सबसे पहले जैविक अथवा कार्बनिक संसाधन, वो सभी संसाधन जिसमें जैविक तत्व विद्यमान है, कार्बनिक तत्व विद्यमान है, वो जो जैवमंडल से हमें प्राप्त होते हैं। इसी के आधार पर गिल्सबर्ग ने एक परिभाषा दी है, जैविक संसाधनों में जीव युक्त प्राकृतिक प्रदत्त तत्वों को लिया जाता है।
पशु पक्षी वन वनोत्पाद फसलें मत्स्य एवं समुद्री जीव तथा मानव जैविक संसाधनों के अन्य उदाहरण है। कोयला और खनिज तेल जीवाश्म के गलने सड़ने से बनते हैं, अतः इन्हें भी जैविक संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार कुछ जैविक संसाधन जैसे कि वन पशु इत्यादि तो नवीकरणीय योग्य होते हैं, परंतु अन्य कुछ जैविक संसाधन जैसे कि खनिज तेल और कोयले का नवीकरण संभव नहीं है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं वो सभी प्रकार के संसाधन जो हमें जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीव तत्व विद्यमान होता है, वो सारे के सारे जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, फंगस है, प्रोटो, वो सारे के सारे। इसके अलावा जो इकोसिस्टम में आप देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, वन्य प्राणियों को देखते हैं, सारे के सारे क्या है, हमारे जैविक संसाधन है, क्योंकि इनसे भी हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दूसरे, इनके गलने सड़ने से अनेक प्रकार के जीवाश्म युक्त पदार्थ निर्मित होते हैं, जैसे कि कोयला है, दूसरा खनिज है, या अनेक प्रकार गैसें हैं जिनका निर्माण इनके गलने सड़ने से होता है। ये भी जीवाश्म का ही रूप है और इनमें भी जीव तत्व विद्यमान अर्थात कार्बन तत्व विद्यमान रहता है। इस वजह से इनको भी हम जैविक अथवा कार्बनिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कोयला और खनिज। इस दूसरी में जो विशेष बात यह है कि कुछ संसाधन तो समय के साथ नवीकरण उनका हो सकता है, लेकिन कुछ संसाधनों का नवीकरण नहीं होता, बल्कि वे समय के साथ उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार वन दोबारा से निर्मित हो जाते हैं, उग जाते हैं, एनिमल भी एक तरफ मरते हैं तो दूसरी तरफ पैदा होते रहते हैं, जैसे कीट है या बैक्टीरिया, वो सब ऐसे ही दोबारा से नवीकरण होता रहता है। लेकिन यदि आप कोयला और खनिज तेल की बात करेंगे तो ये समय के साथ इनका उपयोग करने के बाद ये इनका नवीकरण नहीं होता, बल्कि ये समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें भी आगे फर्दर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो है जैविक अथवा कार्बनिक संसाधन वो हमने यहाँ पर समझ लिया है, और ये सारा तस्वीर में भी आप दोनों चीजों को समझ सकते हैं। इसके बाद अजैविक अथवा अकार्बनिक साधन कौन से होंगे उनको समझने की कोशिश करते हैं, या किस आधार पर उनको डिवाइड किया गया। सभी निर्जीव संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं, अर्थात जो भी वस्तु है जिसमें कार्बनिक तत्व विद्यमान नहीं रहता, या वो जो भी निर्जीव चीज है उसको हम क्या कहेंगे, अजैविक संसाधन कहेंगे। जैसे कि धरातल है, भूमि है, मिट्टी है, वायु है, वर्षा, चट्टान है, तेल है, खनिज है, पदार्थ, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये कह सकते हैं। सभी प्रकार की धातुएं या ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे क्या है, एक प्रकार के अजैविक या अकार्बनिक संसाधनों का ही रूप है। इनमें से कुछ तो संप्राय समाप्य संसाधन होते हैं, जिनका न तो पुनर्जन्म होता है, न ही उनका प्रतिस्थापन किया जा सकता और न ही नवीकरण हो सकता है। जैसे कुछ खनिज पदार्थ, कुछ अजैविक संसाधन असमाप्य और उनका नवीकरण भी होता रहता है, जैसे कि मृदा और वायु। इनमें से कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका चक्रीय उपयोग संभव है, जैसे कि लोहा, भूमि, जल इत्यादि। विश्व में अजैविक संसाधनों का वितरण असमान पाया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां जो है प्राकृतिक वातावरण की वो हर स्थान पर एक जैसी नहीं होती। इसी वजह से इनका वितरण भी असामान्य रूप से देखा गया है। यहाँ पर पिक्चर में भी आप इन एबोटिक संसाधनों को समझ सकते हैं। यहाँ पे वाटर है, सोयल है, एयर है, मिनरल्स है और लाइट, कुछ और भी दूसरी तस्वीरों में भी संसाधनों को और ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया है, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है। ये सारे के सारे जो भी संसाधन है जो निर्जीव है, जिनमें जीव तत्व विद्यमान नहीं है, वो सारे अजैविक अथवा अकार्बनिक संसाधन की श्रेणी में रखे हुए हैं। इसके बाद उपयोग के उद्देश्य के आधार पर यदि संसाधनों का वर्गीकरण करे तो वो किस प्रकार से है, पहले तो ये समझ लेते हैं उपयोग के उद्देश्य, अर्थात मनुष्य का किसी भी संसाधन को लेकर उसका क्या उद्देश्य है, मतलब वो उसको किस रूप में उपयोग कर रहा है या उससे किस प्रकार का उद्देश्य अपना पूरा कर रहा है, उस चीज को यदि ध्यान में रख के देखें तो सबसे पहले जो उद्देश्य यहाँ पे बताया है या उसको आधार बनाया है वो है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के संसाधन। ये सभी आप सब जानते हैं, अनेक प्रकार के हमारे उद्योग है, खनन स्थान है, यातायात है, वानिकी है, संचार, घरेलू काम है, बहुत सारे। उसमें हम अनेक प्रकार की मशीनों पर निर्भर रहते हैं अपने काम को संपन्न करने के लिए। तो उन मशीनों को चलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये शक्ति हमें ऊर्जा के संसाधनों से प्राप्त होती है, जैसे कि लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, तांबा विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा। ये सारे के सारे हमारे ऊर्जा संसाधनों का रूप है, और यहाँ पे पिक्चर में भी उस चीज को समझाने की कोशिश की गई है। इसको भी हम दो भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल संसाधन, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल संसाधन। जो रिन्यूएबल वो संसाधन है जिनको
जिनको दोबारा से जिनका नवीकरण होता रहता है या वो हमेशा उपयोग में हमारे पास उपलब्ध रहता है या अंत नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता यूज के बाद। इसके फलस्वरूप जबकि नॉन रिन्यूएबल ऐसे संसाधन है, यदि उनका उपयोग किया जाए तो उपयोग के तुरंत बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल है, कोयला है, न्यूक्लियर यूरेनियम जैसे पदार्थ है, नेचुरल गैस इत्यादि। इसके बाद है कच्चा माल। कच्चे माल के आधार पर इनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। कच्चे माल से अनेक प्रकार के उद्योगों में वस्तुएं निर्मित की जाती है, क्योंकि कच्चे माल का ही उपयोग करके उद्योगों में भी निर्माण किया जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। यदि कच्चा माल ना हो तो उद्योगों में किसी प्रकार का निर्माण भी ना हो। लेकिन इस कच्चे माल को भी फर्दर कई भागों में विभाजित किया गया, जैसे वनस्पति से प्राप्त कच्चा माल, जैसे कि वनस्पति का निर्माण प्राकृतिक रूप में होता है और यह मनुष्य द्वारा भी उगाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति, इस प्रकार से वनस्पति दो भागों में है, एक तो मनुष्य द्वारा उगाई हुई, दूसरा प्राकृतिक रूप से उगी हुई। उन्हीं दोनों जो प्रकृति का जो रूप है, उन्हीं दोनों की ओर से हमें अनेक प्रकार की लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, जंगलों से प्राप्त बीज, छाल, कारक, समुद्री शैवाल आदि कच्चे माल के रूप में पदार्थ प्राप्त होते हैं। कृषि से भी अनेक प्रकार की हमें वनस्पति संबंधी पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे सन, कपड़ा, पटसन, रबड़, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, चकुंदर, गेहूं आदि। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं और कच्चे माल के रूप में उद्योगों में जिनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा जो आधार है वो खनिज। अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ जो उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं, तो इस श्रेणी में उनको रखते हैं। इस प्रकार इन प्राकृतिक संसाधनों से हमें लौह, अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, नमक, इमारती पत्थर, अनेक प्रकार के रसायन अथवा उर्वरक पदार्थ प्राप्त। इसके अलावा पशु एवं जीव जंतुओं से भी हमें अनेक प्रकार के संसाधन के रूप में वस्तुएं प्राप्त होती है, जिनको कच्चे माल के रूप में उद्योगों में उनको संशोधित करके नई चीजें निर्मित की जाती है। जैसे जंतु, पालतू पशुओं अथवा जंगली जंतुओं से हमें दूध, खाले, सींग, हाथी दांत, तेल, चर्बी, ऊन, बाल, खाद तथा रेशम इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री जीव जगत से हमें मत्स्य, स्पंज, मोती तथा फेंजाई आदि प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो आधार है, पहले तो हमने कच्चे माल के रूप में संसाधनों का वर्गीकरण किया, वो तीन रूप में था। पहला जो हमारा था खाद्य पदार्थ, खनिज, पशु एवं जीव जंतु, जैसे वनस्पति की बात उसमें हुई थी। इसके बाद जो हमारा खाद्य पदार्थ में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनको हम रख सकते हैं, वो सभी प्रकार की फसलों जो हमें कृषि से प्राप्त होती है या वनों से सभी प्रकार के खाने योग्य अनेक प्रकार की वस्तुएं, वो सभी खाद्य पदार्थ की या फूड मटेरियल के अंतर्गत रखा जा सकता है। या हम इसको समझ लेते हैं, विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव ने सबसे पहले उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जिनका भोजन के रूप में उपयोग करता था। देश और काल के संदर्भ में खाद्य पदार्थों की सूची अलग अलग तथा विशाल हो गई, अतः हम यहाँ केवल खाद्य पदार्थों के प्रमुख स्रोत का वर्णन करेंगे। ये जो खाद्य पदार्थ है, ये मेन हेडिंग है और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं कितने रूप है। सबसे पहले है खाद्य पदार्थ में खनिज। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ है जिनका खाने के रूप में जिनका उपयोग किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं वो खनिज पदार्थ खाने योग्य होते हैं। जैसे कि एक प्रकार नमक एक प्रकार का महत्वपूर्ण तत्व है जो खनिज है के रूप में हमें मिलता है, लेकिन उसका दवाइयों में और रसायनों में उसका उपयोग किया जाता है और ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का खाने योग्य खनिज है। दूसरा वनस्पति से हमें एक प्रकार के फल, कंदमूल, दूध, साल, खुम्बी इत्यादि भोजन पदार्थ प्राप्त होते हैं। जबकि मानव ने अपने खाने के लिए अनेक खाद्य फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, तिलहन आदि पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी तथा सब्जी, फल व मसाले इत्यादि पैदा कर लिए हैं। इसके अलावा जो है पशु, जीव जंतु एवं अन्य पदार्थ, इनसे भी हमें अनेक प्रकार से ऐसे पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे, शहद इत्यादि वस्तुएं, समुद्र से प्राप्त मछलियां व अन्य जीव जंतु हमारे भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त समुद्र से हम शंख, मोती, मछलियां, बहुमूल्य पत्थर, शैवाल आदि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पिक्चर में भी इन चीजों को समझाने की पूरी कोशिश की गई है। नमक की पिक्चर आप देख सकते हैं, एक प्रकार की हमें अनाज प्राप्त होते हैं और दूसरी चीजें हमें जो पशुओं से प्राप्त होती है, मांस, मिट्टी, वो सारी चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की। इसके बाद संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का विकास ही है। जो लाइन से हम क्या समझते हैं, संसाधनों का संरक्षण अर्थात संसाधनों को बढ़ाया जाना ही संसाधनों का क्या विकास है। यदि हम संसाधनों को
बचा कर रखेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है उसको बिल्कुल हम स्टोर कर दें, बल्कि उसका उपयोग इस प्रकार से करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो उपलब्ध हो सके, या हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपनी केवल जरूरत के अनुसार ही संसाधन का उपयोग करेंगे, तभी संसाधनों का संरक्षण हो सकता है और इसी को हम संसाधनों का विकास कह सकते हैं। क्योंकि प्रारंभिक मानव प्राकृतिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, फिर भी विज्ञान व तकनीकी की अभूतपूर्व प्रगति, आधुनिक संस्कृति तथा अपने विशाल आकार के कारण पूरी मनुष्य जाति मानव संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है, अतः समाज की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि खाए नहीं, बल्कि इसे विश्व की संपदा स्वयं को उसका संरक्षक समझे, अर्थात उसका इस प्रकार से उपयोग करे, उस पर अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमें इसको अच्छी प्रकार से उपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, बल्कि इसका संरक्षण करे। अर्थात संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य हाथ ही न लगाए, उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखे उसको, बल्कि हमें उसके उपयोग का तरीका हमने अपना बदलना है, ताकि हमारे संसाधन एक लंबे समय तक बने रह सके इस धरा पर, और आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि कभी कोयले नाम की कोई वस्तु होती थी, या कह सकते हैं पेट्रोल नाम की कोई वस्तु होती थी, कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने कि वो कहे जल भी पहले ऐसे नदियों में बहता था लेकिन आज नहीं बहता। ऐसे हमें अपने संसाधनों का ऐसे उपयोग नहीं करना है, पूरी कोशिश करनी है कि हम अपने संसाधनों का अच्छी प्रकार से संरक्षण और विकास कर सके। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 3 भी इसके साथ कंप्लीट हो गया है, और मुझे आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारी अगला अध्याय नंबर 4 जो होगा उसको अभी हम जल्दी शुरू करेंगे। धन्यवाद।